हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हीट। अब हीट होता क्या है पहले वो समझिएगा। यह एक एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी की कई सारी टाइप्स होती हैं, उसमें से एक टाइप हमारे पास हीट भी, हम हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं। हीट एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। अगर नहीं समझ आ रहा है कि एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो एक कप हमारे पास जिसमें टी चाय रखी हुई है आपने, और ये टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पर। आप कुछ टाइम के बाद देखोगे ये जो चाय का कप था या इसमें चाय जो थी वो ठंडी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा था। ये हाई टेम्परेचर बॉडी है। आसपास की जो एयर है उसका टेम्परेचर कम है, वो लो टेम्परेचर वाली बॉडी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा थोड़ी देर बाद चाय पूरी ठंडी हो चुकी। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होगी सराउंडिंग में। सराउंडिंग में एनर्जी जो ट्रांसफर हुई है, जिसकी वजह से चाय ठंडी हो चुकी है, इस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया? हीट एनर्जी। तो हमने बोल दिया हीट भी एक एनर्जी की टाइप है जो कि फ्लो करती है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। तो हीट क्या होती है? एनर्जी की टाइप है। मूवमेंट कहां से कहां होता है आपको वो समझा दिया। हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड की तरफ जाएगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, और उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं होता। अपने आप जो है वो हॉट से कोल्ड हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेगी कि हाई टेम्परेचर से हमेशा लोअर टेम्परेचर की तरफ जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आगे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हीट की अगर हम बात करते हैं, हम बोलते हैं हीट, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिस्टम या फिर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? जैसे थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है थर्मो, एक है डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट या फिर वर्क। समझ गए हो? तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट की वजह से जो मूवमेंट हो रही है, हीट की वजह से जो वर्क हो रहा है, वो हमारे पास क्या? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिस्टम से सिस्टम या सिस्टम से सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और जो ट्रांसफर हो रहा है हमेशा हॉटर से कोल्ड रीजन की तरफ होता है, और इसे इंटरनल एनर्जी कूलर बॉडी की जो बढ़ जाती है। ये टेक्निकल डेफिनेशन, इस पे ना भी जगह तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिंपल समझेगा। थर्मोडायनेमिक्स में भी ये कहा गया कि एनर्जी ट्रांसफर होती है सिस्टम से सराउंडिंग में, आसपास में एनर्जी ट्रांसफर होती है, और हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होगी। और ये कब तक होता रहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। मतलब आपने चाय का कप रखा हुआ था ना, वो हीट एनर्जी कब तक ट्रांसफर होती जाएगी? जब तक जो सराउंडिंग का टेम्परेचर था और जो चाय का कप था, उन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। यानी कि चाय भी उसी बराबर ठंडी होगी जैसे आसपास की हवा होगी ना। जब बिल्कुल वैसा कंडीशन अचीव हो जाएगी तब हीट ट्रांसफर रुक जाएगा, तब हीट एनर्जी ट्रांसफर होना रुक जाएगी। वो बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जो एनर्जी ये स्टोर होती है ना, ये मतलब हीट हम बोल लेंगे ना कि इसको स्टोर करते हैं, ये स्टोर वाली एनर्जी हम ऐसा नहीं बोलते हैं। इट इज नॉट एनर्जी स्टोर्ड इन समथिंग। जैसे इंटरनल एनर्जी होती है ना, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। हीट इज स्टोर्ड वाली एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी इन ट्रांजिट है जो कि ट्रांसफर होती रहती है। ये छोटे पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स हमको एक्सप्लेन करता है कि हीट की वजह से कैसे मूवमेंट होती है, फिर वर्क होता है, और कैसे जो हीट एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, जो हीट से हमें मिल रही है वो वर्क में चेंज हो जाती है। यानी कि हीट से हम कैसे वर्क ले पा रहे हैं, या हीट से किस तरह से वर्क हो रहा है, वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो जैसे आपको स्टीम इंजन के एग्जांपल लेके बताया, हीट एनर्जी जो है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है। इन एग्जांपल्स को थोड़ा अगर आप समझे तो समझा देता हूँ। स्टीम या फिर इंजन की बात करो, आपकी गाड़ी का भी इंजन मान के चलो, वहां पर क्या होता है? उसमें हीट निकलती है। वो हीट की वजह से क्या होता है? आपका इंजन काम करता है। तो हीट एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफर हो रही है? वर्क में ट्रांसफर हो रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स आपने कवर कर लिया। रेफ्रिजरेटर में भी सेम इसका रिवर्स आपको देखने को मिलता है। अभी तक की दो स्लाइड में सिर्फ आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी हीट क्या होता है। हीट एक एनर्जी है जो कि हमेशा मूवमेंट करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। एक सिंपल लैंग्वेज में बताया, एक थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा था कि ये हमेशा जब भी ट्रांसफर होगा टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है। एक जगह टेम्परेचर ज्यादा, एक जगह टेम्परेचर कम होना जरूरी है, तभी ये हीट ट्रांसफर होगी, वरना ये ट्रांसफर नहीं होने वाली है। और दूसरा मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि हीट ट्रांसफर कब तक होता है? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए, दोनों जगह टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और तीसरा पॉइंट आपको बताया मैंने कि हीट जो है ना, वो एनर्जी स्टोर्ड वाली नहीं है, ये एनर्जी इन ट्रांजिट होती है। इंटरनल एनर्जी किसी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है, लेकिन हीट एनर्जी इससे अलग है। वो इंटरनल एनर्जी की तरह रिलेट उसको नहीं करना है। आगे थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है आपको वो बताने की कोशिश मैंने कर रहा है। आगे चलते हैं और पॉइंट कवर कर लेते हैं। अब हम हीट की बात करते हैं, कंफ्यूजन होता है हीट और टेम्परेचर में। तो हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, एक बार वो भी समझ लेते हैं।
हीट के बारे में आपको मैंने क्या बताया, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, ये आपको क्लियर हो गया है, एनर्जी की फॉर्म है, जैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म है। लेकिन हीट मास पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। हीट की यूनिट की बात करो जूल होती है, और उसके बाद वो मेजर करना होता है कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं। जैसे आपके सामने कैलोरीमीटर, कई तरह के बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, कैन कैलोरीमीटर होता है, कई तरह के कैलोरीमीटर होते हैं, इसे आप हीट को ही मेजर करते हो। तो अब टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर क्या होता है, कोई चीज कितनी ठंडी है, कोई चीज कितनी गर्म है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा, इसी तरीके से समझाऊंगा, टेक्निकल में नहीं जाऊंगा। टेम्परेचर क्या होता है, कोई भी बॉडी कितनी गर्म है, कोई बॉडी कितनी ठंडी है, ये हमें टेम्परेचर से पता लगता है ना। तो ये डिग्री ऑफ हॉटनेस है, फिर कोल्डनेस है। ये मास पे डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर, क्योंकि हीट जो है वो मास में डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर में डिपेंड कर रहा है। ये मास पे डिपेंड नहीं करता। इसकी जो यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस भी होती है, केल्विन भी होती है। हालांकि ऐसा यूनिट में हम केल्विन मान के चलते हैं, ऐसे हम नॉर्मल डिग्री सेल्सियस हम पढ़ते हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन होती है। और जैसे हीट को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर को यूज करते हैं, हम टेम्परेचर को मेजर करने के जनरल वे में थर्मोमीटर को यूज करते हैं। जैसे अपने बॉडी का टेम्परेचर भी मेजर करो, थर्मोमीटर यहाँ पे यूज करते हो। अब थोड़ा सा और इनकी एग्जांपल लेके समझते हैं, क्लियर करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको कहा क्या बन सकता है एग्जाम में कि इनकी यूनिट क्या है, किससे मेजर करते हैं, ये मेन पॉइंट बन सकता है। और क्या है, एग्जांपल लेके चलते हैं। एक बकेट आपके सामने है, गर्म पानी वाली बकेट है, और साथ में एक कप है आपके पास गर्म पानी का, है ना। तो आप बोल सकते हो जो बकेट है ना, ये जो बकेट पानी भरा हुआ है, इसमें ज्यादा हीट हो गई। जो पानी वाला कप है उससे ज्यादा हीट इसमें आपको देखने को मिलेगी। क्यों? चाहे आपको ऐसे टच करने में थोड़ी हॉट कम लगे, थोड़ी ठंडी लगेगी, लेकिन हीट जो है ना वो इसमें ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें मास ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है, जिसमें जितना ज्यादा कंटेंट उतनी ज्यादा हीट, आप ऐसे कह सकते हो। तो ये मास पे डिपेंड करता है। ये गर्म पानी की बकेट है, एक साइड में कप है आपके पास चाय का, जो चाय का कप है चाहे वो भी गर्म है, लेकिन क्वांटिटी कम है ना उसमें, उसमें हीट कम होगी। गर्म आपको चाहे वो ज्यादा लग सकता है ना। मैं हॉटनेस या कोल्डनेस की बात नहीं कर रहा, मैं हीट की बात कर रहा हूँ। तो हीट किसमें ज्यादा होगी, जो बकेट है वाटर वाला, उसमें हीट ज्यादा देखने को मिलेगी। तो हीट और टेम्परेचर बिल्कुल अलग है। हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, जबकि टेम्परेचर क्या है, ये कोई चीज कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है वो हमको बताने की कोशिश कर रहा है। मेजर अलग तरीके से करना है, यूनिट भी इनकी बिल्कुल अलग अलग आपको देखने को मिल रही है। अब हीट की यूनिट की अगर हम बात करेंगे, और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन भी आपको मैं क्लियर करूंगा, जो मुझसे भी एक बार किसी स्टूडेंट ने पूछा था, जब मैं स्टूडेंट जैसे मतलब 10th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, 9th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था टाइम पे, उस टाइम पे मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, वो मैं आज आपसे भी शेयर करूंगा। यूनिट्स ऑफ हीट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट आपको मैंने बताया जूल होती है, बाकी इसकी कैलोरी भी यूनिट होती है हीट की अगर हम बात करेंगे, बाकी अर्ग भी होती है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट अर्ग है ना, तो हीट की भी अर्ग हो सकती है क्योंकि एनर्जी है ये भी। तो अगर आपको कन्वर्ट करना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक जूल की अगर हम बात करेंगे उसमें कितने अर्ग होते हैं, 10⁻⁷ अर्ग। ये रिलेशनशिप याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं कैलोरी की बात करूंगा, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमें एक और बात, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होती है। 1 BTU किसके बराबर होता है, 252 कैलोरी के बराबर होता है। अर्ग भी यूनिट है, BTU भी यूनिट हो जाती है। तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसके बराबर, 252 कैलोरी के बराबर। 1 BTU एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसके बराबर, 1058 जूल के बराबर। कोई भी रिलेशनशिप आपसे पूछ ले, आपको सारे के सारे पता होना चाहिए। चाहे कैलोरी और जूल में का रिलेशनशिप है, चाहे जूल और अर्ग की बात कर लो, बीटीयू और कैलोरी की बात कर लो, बीटीयू और जूल की बात करो, सभी के सभी रिलेशनशिप आपको याद करने, वैल्यूज आपको याद कर लेनी है। एक फैक्ट आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश करो, न्यूट्रिशंस जो है ना, वो कैलोरी की जगह किलो कैलोरी यूज करते हैं। आप कोई भी जैसे चिप्स का पैकेट लेकर आओ, कोई भी स्नैक्स लेकर आओ, आप कोई भी खाने के आइटम बाहर से लेकर आओ ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा इंग्रेडिएंट्स में कैलोरी, इसमें कितनी कैलोरी, इस तरीके से आपको जरूर देखने को मिलता है। तो कैलोरीज की अगर हम बात करेंगे, हम कैलोरीज डाइट में क्यों यूज करते हैं, वो कैलोरी वाली यूनिट क्यों लेकर आते हैं, वो तो हम कहते हैं कि हीट की यूनिट हम लेके चल रहे हैं कि वो हीट की यूनिट है। तो हम खाने में कितनी हीट है हम ऐसा क्यों देखने की कोशिश करते हैं, हर एक प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वहां पे कैलोरी क्यों मेंशन कर रहा होता है कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इतनी इसमें इतनी किलो कैलोरीज हैं, किलो कैलोरी में मेंशन होता है। देखो जी, सिंपल सी लैंग्वेज बताने की कोशिश करो। खाना है, खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब खाने से एनर्जी क्यों मिली, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें जो एनर्जी हमारे पास आ रही है वो हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये इनकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। कार्ब, फैट, प्रोटीन, ये सब मिलकर हमारे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब जब साइंटिस्ट इस एनर्जी को मेजर करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जो भी कोई भी पर्टिकुलर फूड है ना उसको बर्न करेंगे, लैब में बर्न करेंगे, जलाने का काम करेंगे। अब उसके लिए डिफरेंट कैलोरीमीटर भी यूज कर लेंगे।
जब उसको बर्निंग वगैरह करते हैं उसके बाद वो चेक किया जाता है कि कितनी हीट एनर्जी इसे प्रोड्यूस हो रही है। मान के चलो कोई कैंडी मान के चलो, अब उसको बर्न करा, उसको बर्न करने में पता लगा कितनी हीट एनर्जी से निकल रही है। वो हमारे पास जो हीट एनर्जी हमने निकाली देखा, वो हीट एनर्जी किसमें मेजर करेंगे, कैलोरी में मेजर करेंगे ना, तो कैलोरी आपके सामने आ जाता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कोई भी चीज आपको अगर आप देखते हो ना उसमें कैलोरी जरूर मेंशन होती है। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। अब पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट है उसको जला दो, उसमें से कितनी हीट एनर्जी निकल रही है, वो भी एनर्जी, ये तो हमें हमें एनर्जी ही चाहिए ना काम करने के लिए। जो एनर्जी उस पर्टिकुलर फूड से निकल रही है वो हम हीट एनर्जी की फॉर्म में है, हम उसको कैलोरी में लेकर चलते हैं। और थोड़ा समझ लेते हैं, तो चिप्स की बात करो, स्नैक्स की बात करो, इनमें हाई कैलोरीज क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें फैट ज्यादा होता है, ऑयल ज्यादा होता है, शुगर ज्यादा होता है। देखिए जी, हमने जो खाना खाया उसमें फैट भी है, कार्ब भी है, प्रोटीन भी, आपको मैंने बताया, और इनसे ही हमको एनर्जी मिलती है। अगर मैं फैट की बात करूंगा, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज, ज्यादा कैलोरी है। कार्ब्स की बात करूंगा, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूंगा, 1 ग्राम कार्ब्स की अगर हम बात करेंगे उसमें 4 कैलोरी होती हैं। और प्रोटीन की बात करेंगे उसमें भी 4 कैलोरी आपको लगभग देखने को मिल रही है। तो सबसे ज्यादा 1 ग्राम में सबसे ज्यादा कैलोरी आपको किस में देखने को मिलती है? फैट्स में देखने को मिलती है। ये आपको पॉइंट समझ आ गया। चिप्स की बात करेंगे, वो उनको जैसे फ्राई करते हैं ऑयल में, ऑयल का मतलब फैट हो गया, और फैट का मतलब क्या हो गया? आपको ज्यादा कैलोरीज मिलेगी। इसीलिए चिप्स की बात करेंगे, स्नैक्स की बात करेंगे, इनमें जो कैलोरीज ज्यादा होती हैं। और अगर कैलोरीज ज्यादा हुई, अगर फैट ज्यादा, तो ऑब्वियस होता है कैलोरी ज्यादा हो जाएगी। और हमारी बॉडी को तो एनर्जी मिलती है, चाहे फैट हो, चाहे कार्ब्स हो, चाहे प्रोटीन हो, हमारी बॉडी ने एनर्जी बनानी है, क्योंकि उससे हीट एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी हमारे पास है। अब अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा कुछ भी खाने का सामान खा रहे हो उसमें फैट ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है कैलोरी ज्यादा होगी। अगर कैलोरी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो अब ये प्रोडक्ट्स आप देखते हो वहां पे एनर्जी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, कैलोरीज आपको ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे एक सिंपल एप्पल की बात करें, उसमें ऑयल कम होगा तो कैलोरीज कम होंगी। लेकिन एक चिप्स के पैकेट की बात करें, उसमें ऑयल ज्यादा हो तो कैलोरीज ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि फैट की बात करें। इवन छोटे छोटे जंक फूड की बात करेंगे, उनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बड़ी ज्यादा है, फैट ज्यादा है, सिंपल सी बात लेके चलेंगे। तो हाई कैलोरी वाला फूड अनहेल्दी क्यों होता है? ये चिप्स अनहेल्दी क्यों होते हैं? क्योंकि कैलोरी का मतलब तो एनर्जी हो गया ना। ज्यादा एनर्जी तो अनहेल्दी कैसे हो गया? तो ज्यादा एनर्जी हमारे पास आएगी, हम ज्यादा काम कर पाएंगे, हम तेजी से भाग पाएंगे, ज्यादा वेट उठा पाएंगे अगर हमें ज्यादा एनर्जी वगैरह होगी। तो ये हाई कैलोरी का मतलब हाई एनर्जी, तो हाई कैलोरी वाला फूड अनहेल्दी क्यों होता है? इस तरह के क्वेश्चन सामने आए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी जो है ना, हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए हमारे पास उससे एक्सेस में एनर्जी आ जाएगी, ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। अब एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी में फैट की तरह स्टोर हो जाती है। अब हमने अगर उस पर वर्कआउट किया, हम ज्यादा कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, तो हमारे जो हमने जो एनर्जी यूज कर रहे थे उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। लेकिन हम कोई जैसे आराम से बैठे बैठे काम कर रहे, ज्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं करते, जो हमारा हाई एनर्जी वाला फूड है ना वो हमारी बॉडी में स्टोर होता जाएगा। स्टोर किस फॉर्म में होगा? फैट की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा। और यही फैट जो है, मतलब इस फैट की वजह से क्या होता जाएगा? मोटापा हो जाएगा, फैटी लीवर, जिसकी वजह से प्री डायबिटीज, फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए हाई कैलोरी फूड जो अनहेल्दी होता है। इंग्लिश का पैसेज आपको मैंने करवाया था, उसमें एक पॉइंट आपको मैंने करवाया था, एक पैसेज आपको मैंने करवाया था कि क्यों आज की जनरेशन की बात करेंगे उसमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, प्री डायबिटीज ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके पीछे की कहानी यही थी कि एनर्जी हमारी बॉडी ज्यादा ले रही है, लेकिन इसको यूटिलाइज कम कर रहे हैं, वो स्टोर होता जा रहा है, स्टोर होने की वजह से फैट बढ़ता जा रहा है, फैट बढ़ने की वजह से फैटी लिवर, और फैटी लिवर एक रीजन डायबिटीज का। ये सारी कहानी आपको बताई थी, ये बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था। अब आगे चलते हैं, हम टेम्परेचर की बात करते हैं, हीट वर्सेस टेम्परेचर की बात कर रहे थे। टेम्परेचर की बात करेंगे तो देखो टेम्परेचर के ये मेन पॉइंट याद कर लो कि हम टेम्परेचर को सेल्सियस में भी मेजर करते हैं। 3 मेन स्केल, तो 4-5 है हमारे पास, लेकिन 3 मेन आपको पता होने चाहिए। एक सेल्सियस स्केल, एक फ़ारेनहाइट, एक केल्विन। अगर मैं सेल्सियस की बात करूंगा तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर सेल्सियस के हिसाब से देखा जाए तो वाटर पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, फ्रीज हो जाता है। और बॉईल कितने टेम्परेचर पे करता है? 100 डिग्री सेल्सियस में। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे ना नॉर्मली कि जैसे अगर आप मान के चलो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो वहां से अगर आपको कोई पूछे कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करता है, तो आंसर नो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है वाटर कहाँ पर बॉईल करेगा। बट हम इंजीनियरिंग यहाँ पे कर नहीं रहे, हम बेसिक साइंस में पढ़ रहे हैं। तो बेसिक साइंस का मतलब होता है कि टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम है, तो हम इसलिए बोलते थे कि हाँ वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज कर जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद करना है। वैसे फ़ारेनहाइट स्केल की बात करेंगे, वहां पे जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा,
और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन स्केल की बात करेंगे, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 273 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन तीनों स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये आपको याद कर लेना इंपॉर्टेंट रहता है। अब दूसरे का कन्वर्जन बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, या एग्जैक्टली अगर आप बोलोगे तो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। आपको बोलेगा 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, आप 273.15 में एक ऐड कर लो, 274.15 आ जाएगा। 0.5 को भूल भी जाओ, अगर आपको बोलता है कि 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, आप 273 में 10 ऐड कर लो, आप बोलोगे 10 डिग्री सेल्सियस 283 केल्विन के बराबर है। तो सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाना है वो आप आराम से बता रहे हो। वैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पे जाना है, उसके लिए रिलेशनशिप आपके सामने रहा, C/5 इक्वल्स टू F-32/9। अगर आपको C की वैल्यू दी है, आप F की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, F की वैल्यू दी है, C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको भी एज इट इज याद कर लो, कभी ना कभी आपके काम आ सकते हैं। समझ गए? आगे चलते हैं। और हमारे पास क्या है, जो एवरेज हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात करूंगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो थर्मामीटर हम यूज करते हैं ना, वहां पे टेम्परेचर हम अपनी बॉडी का देखते हैं कि 99 हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया, वो सेल्सियस में नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर कितना है बॉडी का, 19.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको देखने को मिलता है। अब इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आता है कि ट्रिपल पॉइंट किसे कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट वो वाली स्टेज होती है, वो वाली टेम्परेचर प्रेशर की स्टेज होती है जब तीनों स्टेट मैटर की, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। हालांकि 5 स्टेट रहते हैं, हम जनरल लेवल में 3 स्टेट पढ़ते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जब सॉलिड, लिक्विड और गैस आपको एक साथ देखने को मिले, एक साथ एग्जिस्ट करते हुए दिखाई दें। सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, ये तीनों स्टेट जब आपको एक साथ देखने को मिल जाए, हम उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट अचीव हो गया। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है वो आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा। अब हीट की हमने बात की, हीट वाले चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अब हीट ट्रांसफर भी तो होती है, हमने कहा ना कि हीट ट्रांसफर होती है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। लेकिन हीट ट्रांसफर किस किस तरह से होती है, मोड क्या है, क्या तरीके हैं। 3 मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। इन तीनों को हम कवर कर लेते हैं, ये तीनों हमारे लिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट बन ही जाते हैं। पहले कंडक्शन की बात करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये आपके घर एक पैन आपके पास है, एक पतीला बोलो, पैन बोलो, जो भी आप बोल के चलो, या फ्राई पैन बोल लो। इसमें वाटर को बॉईल कर रहे हो, ठीक है जी, वाटर बॉईल हो रहा है। अब आपने क्या कर दिया, आपने गलती से, ये भी मेटल का ही बना हो पूरा, ये तो मेटल है, ये भी मेटल मान के चलो लोहा ही है, आपने डायरेक्टली इसको टच कर लिया, कांटेक्ट में आ गया, आपका हाथ गर्म हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है। आपने क्या बोल दिया, कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हुई है, क्योंकि आपका आपका हाथ तो गर्म नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने उसको टच करा, आपका हाथ भी गर्म हो गया, आपको भी अपने हाथ साइड करा, आपका हाथ गर्म लगा ना आपको, क्यों, हीट ट्रांसफर हुई उस मेटल कंटेनर से आपकी बॉडी में। या फिर इवन बात को, जब हीट इसमें जा रही है, पहले इसका बेस हीट हो रहा है, फिर यहाँ की हीट ऊपर जा रही है, यहाँ की हीट यहाँ, यहाँ की हीट यहाँ, ऐसे करते करते हीट जो पूरी ट्रांसफर हो रही है। तो इसमें भी जो अपने आप हीट ट्रांसफर हो रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो भी किस वजह से हो रही है, कंडक्शन की वजह से हो रही है, समझ गए हो। तो ये जो हीट आपको देखने को मिले कंडक्शन वाली, अभी होती किस वजह से है, जैसे अगर मेटल की बात करूंगा, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इनको जैसे हीट एनर्जी मिलेगी, ये चार्ज हो जाएंगे, मूवमेंट करेगा, ये यहाँ मूवमेंट करेगा, इस वाले मॉलिक्यूल को टकराएगा, टक्कर देगा, ये यहाँ पे, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को टक्कर देगा, ये सारे एक दूसरे को इस तरह टक्कर देते रहेंगे, वाइब्रेशंस होती रहेंगी, और पूरा का पूरा जो मेटल हमारा हीटअप होता जाएगा। फिर वैसी सारी वाइब्रेशंस यहाँ पर पहुंचेगी, ये भी हीट हो जाएगा, हम इसे टच करेंगे, हमारे पास भी वो हीट आ जाएगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में हम इसके आ रहे हैं। ये हमारे पास जो ट्रांसफर का मेथड हो रहा है ना हीट का, इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। जैसे कहा गया, टचिंग अ हॉट आयरन रॉड हीट्स योर हैंड, जैसे हैंडलेस स्टील पैन का वो हॉट गर्म हो जाता है, वो भी स्टोव के ऊपर, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है। ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होने का। वैसे हमारे पास कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर हो रही है लिक्विड और गैसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल, इसी के एग्जांपल लेके चलते हैं, वाटर बॉईल हो रहा है। अब वाटर बॉईल होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। जैसे हीट यहाँ से जा रही है ना, हीट पहले इस कंटेनर में जा रही है ना, या इस मेटल में जा रही है, जो भी आप पैन बोलो या जो भी आप बोलो इसको, तो यहाँ पर हीट जब जा रही है पहले, तो हीट पहले इस मेटल को हीट कर रही है, यानी कि जो यहाँ से हमने जैसे आग लगाई नीचे की तरफ से, जो यहाँ इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, पहले पहले इस मेटल का, इस पैन का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर यहाँ से जो टेम्परेचर है, जो वाटर के कांटेक्ट में है ना, अब वो वाटर इस हीट को ले रहा है। अब जब वाटर ने इस हीट को लिया तो हो गया, जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, जैसे वो हीट लेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ऊपर की तरफ हो जाएंगे, लाइटर हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और जो नीचे लेयर थी यहाँ पर, वो अब नीचे की तरफ आ जाएगी।
फिर ये वाली लेयर भी गर्म हो जाएगी, ये भी ऊपर चली जाएगी, ऊपर की लेयर नीचे आ जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। तो ये हीट हमारे पास जो ट्रांसफर हो रही है इस तरीके से, जो ट्रांसफर हो रहा है हीट का लिक्विड्स में, इवन गैसेस की भी बात करूंगा, इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है ना, ये हमारे पास कौन से मोड से हो रही है, कन्वेक्शन से। जैसे बेस्ट एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये हमारे पास कन्वेक्शन की एग्जांपल हमें देखने को मिलती है। तो हमने देखा जैसे यहाँ से हीट ट्रांसफर हुई, इस पूरे मेटल में हीट ट्रांसफर होती जा रही है, आगे शिफ्ट होती जा रही है, ये कंडक्शन हो गया। वाटर मॉलिक्यूल्स तक हीट पहुंची, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, दूसरे नीचे, ऐसे ही इनमें जो आपस में हीट ट्रांसफर हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अपने आप में जो वाटर बॉयल हो रहा है, ये हो गया कन्वेक्शन। तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन के इसमें किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है, आपने आग अगर जोर से लगे पास में खड़े हो तो टच नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। जैसे आग के साथ पानी का डायरेक्ट कांटेक्ट था ही नहीं, बट फिर भी वो गर्म तो हो ही रहा था ना, इनडायरेक्ट कांटेक्ट मान के चलो। बट रेडिएशन में क्या कांटेक्ट है ही नहीं, आप यहाँ पर हो, ये रेज है ना, रेडिएशन की फॉर्म में आपके पास हीट पहुंच रही है, या सन से जो अर्थ तक हीट आ रही है वो रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है, वो हमारे पास रेडिएशन का मोड हो गया ट्रांसफर वाला। क्लियर हो गया? तो ये भी आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा, उम्मीद करो तीनों मोड आपको बेसिक तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हीट की वजह से होता क्या, देखो जी, अगर जैसे हीट किसी चीज को मिलती है ना, एक बड़ा कॉमन सा है सेंस कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आप इस पैन को ही हीट दे रहे थे, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इस हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। ये बड़ी कॉमन सी बात है। हीट की वजह से क्या हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर ना बढ़े लेकिन स्टेट चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम ऐसा है जैसे वो वाटर बॉईल कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस ही उसका टेम्परेचर है, अब वो बढ़ ही नहीं रहा, हीट आप देते जा रहे हो, हीट देते जाओ, बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन हो क्या रहा है, वो वाटर के वेपर बनते जा रहे हैं, यानी कि सॉलिड जो है या सॉरी लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन लिक्विड से वेपर बनता जा रहा है। तो या तो हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, या तो स्टेट चेंज हो जाती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। या फिर क्या पता टेम्परेचर भी चेंज ना हो, स्टेट भी चेंज ना हो, बट एक्सपेंशन हो जाए, क्या पता मेटल थोड़ा सा इलोंगेट हो जाए, हीट हीट मिलने पे ज्यादा, तो एक्सपेंशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हीट मिलने पर, ठीक है। तो टेम्परेचर और हीट में बड़ा डिफरेंस है। जैसे हीट अगर आप आइस को हीट करते जाओगे तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा, एक टाइम पर तो उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बट स्टेट चेंज हो जाएगी। इसमें कंसेप्ट होता है लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट क्या होता है, वो हीट जो हमें स्टेट चेंज करने के लिए चाहिए, मतलब सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो कितनी हीट चाहिए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। टेम्परेचर में चेंज नहीं करना, स्टेट को चेंज करना है, तो स्टेट को चेंज करने की जो हीट चाहिए उसको हमने बोलते हैं लेटेंट हीट। जैसे एक होते लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होती लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो होता है जो सॉलिड से आपको लिक्विड बनाना है, तो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए जो हीट चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, लेकिन जो हीट चाहिए जिससे सॉलिड से लिक्विड बन जाए, वो हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे ही लिक्विड से वेपर बन जाए, उस टाइम पर जो हीट चाहिए वो हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट कर जाती है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है, वहीं से मेल्टिंग पॉइंट भी बन जाता है, सॉलिड से लिक्विड भी 0 डिग्री सेल्सियस पे बन जाता है। तो टेम्परेचर तो चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन फेज चेंज हो गया, तो इसको हमने क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप बोल के चल लो। क्लियर हो गया? अब इसे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मेल्टिंग किसको बोलते हैं, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है, जैसे आइस का वाटर बन गया, सॉलिड का लिक्विड बन गया, हमने बोलते कोई चीज मेल्ट हो गई है। फ्रीजिंग का मतलब क्या, लिक्विड था अब वो सॉलिड बन गया, आपने पानी रखा था उसकी बर्फ बन गई, ये फ्रीजिंग हो गया। इवेपोरेशन क्या, लिक्विड थे गैस बन गया, जैसे गीले कपड़े आपने रखे सुखाने के लिए तो वो सारे पानी वहां से बाहर निकल गया, ड्राई हो गया, तो इसका मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। या वाटर बॉईल हो रहा है तो वेपर जो आगे वेपर बनते जा रहे हैं उसके लिक्विड से गैस बन रहा है। कंडेंसेशन में क्या है, गैस से लिक्विड बन रहा है। वाटर से जैसे पानी से बर्फ बन रही है, लिक्विड से सॉरी गैस से लिक्विड बन रही है, जैसे वेपर से उसे लिक्विड, जैसे हवा से आ रही है वेपर्स वगैरह वो आके तो नीचे फ्रोज हो जा रहे हैं, तो गैस से लिक्विड बन रहा है। बॉइलिंग में क्या है, लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बड़ा सिंपल है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है, सॉलिड से लिक्विड को छोड़ के डायरेक्ट गैस बन गई, जैसे कैम्फर हो गया, जलाओगे डायरेक्ट सॉलिड है ना, डायरेक्ट गैस बन जाएगा, लिक्विड स्टेज बनेगी नहीं, सब्लिमेशन हो गया। वैसे गैस से अगर डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है, जिससे फ्रॉस्ट की फॉर्मेशन होती है, उसको डिपोजिशन बोल देंगे। तो कौन से प्रोसेस में क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बना है पहले भी, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे लेटेंट हीट था ना, वैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, कितनी हीट आपको चाहिए। कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है, मान के चलो 1 kg का कोई भी सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है,
तो इस प्रोसेस के लिए कितनी हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला Q मतलब हीट, M मतलब मास हो गया, C मतलब स्पेसिफिक हीट, डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। जैसे वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए इसको कूलेंट के तरीके से यूज करते हैं। क्योंकि देखो जैसे अगर हमें किसी को कूलेंट, जैसे गाड़ियों में कूलेंट में कोई बार पानी को यूज करते हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि क्या कर रहे हैं वहां पर, आपको पानी का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है ना, तो उसके लिए ज्यादा हीट चाहिए। अगर आप कुछ और लेकर आओगे, वो कम हीट पे ही जल्दी से बॉयल कर जाएगा या उसका टेम्परेचर जल्दी से बढ़ जाएगा। आपसे तो चीज को ठंडा करना, उसको हीट मिलती रहे फिर भी आसानी से वो उसका टेम्परेचर ना बढ़े, तो वो हमारे पास वाटर वो काम करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये आपको ऐसा यूनिट भी इसकी याद कर लें, ये भी एग्जाम में काम आती है। अब कुछ सब्सटेंस उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको याद कर लेनी है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 होती है, ये जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आइस की 2100, स्टीम की 2000 है, आयरन की 450 है, कॉपर की 385 है, एल्यूमिनियम की 900 है, सिल्वर की 235 है, गोल्ड की 129 है, लीड की 130, मरकरी की 140, एयर की 1000। मतलब आप यहाँ पर समझिए कि आयरन को अगर आप 450 मैं यूनिट को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 450 की आप यूनिट हीट दे दोगे ना, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, मतलब कम हीट में भी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जबकि वाटर को 4200 तक आपको यूनिट तक हीट देनी पड़ेगी, तब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, इसलिए वाटर को हम कूलेंट की तरह यूज करते हैं। दूसरा गोल्ड है या लेड की बात कर लो या मरकरी को 140 यूनिट की हीट ही दे दो, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस से। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा। तो इसी के साथ आज जो टॉपिक आज हम एंड कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।